चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट का चैप्टर अभी इनकम्प्लीट नाम बोला है, इसका पूरा नाम एक्चुअल में है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पहली बात, अगर लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में चले जाए पॉलिश सरफेस से टकरा के, तो क्लियर याद रखना इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जहां से आई है टकरा के वहीं चले गए उसी मीडियम में, तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर लाइट आए किसी सरफेस से टकराए और टकरा के जैसे जाना चाहिए उससे थोड़ा सा मुड़ जाए, रास्ता बदल ले मगर आर पार चले जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। दोनों में अंतर समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं लॉज। सबको पता होगा पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आर बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ये भी कुछ कह रहा है, हिंदी बोल रहा है, हिंदी में पॉज करिए बच्चों। शांत। इसका दूसरा लॉ है इंसिडेंस रे। सबको याद होगा ये इंसिडेंस रे है, आपतित किरण, ये जाने वाली को परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा इसमें एक होती है कौन सी? नॉर्मल। ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में आती है। अब कुछ लोगों को ये प्लेन नहीं समझ में आता, याद रखते हैं ये 2D प्लेन है, जो बोर्ड है इसे 2D प्लेन कहते हैं, 2 डायमेंशन। इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, इसलिए 2 डायमेंशन लिखते हैं। इसमें हाइट नहीं बना सकते हम लोग, ना डेप्थ बना सकते किसी चीज की, ना किसी चीज को पीछे की और ना आगे की ओर। लाइट आती है, टकराती है, तो वो हमेशा इसी प्लेन में रहती है, 2 डायमेंशन में रहती है। मगर अगर लाइट टकरा के बाहर निकल जाए तो वो 3 डायमेंशन हो जाती है। यहाँ पे 2 डायमेंशन में ही रहती है लाइट। सेम रिफ्रैक्शन में भी ऐसे ही रहता है कि ये वाली रे इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छी बात ये है, यही वाला जो रूल है वो यहाँ पे भी सेम चलता है, यानी कि यहाँ का भी सेकंड लॉ यही है। सेकंड लॉ सेम है इन दोनों का। फर्स्ट लॉ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसमें फर्स्ट लॉ जो आता है वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ स्नेल के नियम को कहते हैं। ये कांस्टेंट होता है जिसका मतलब होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। साइन मैथमेटिक्स वाला है, मैथमेटिक्स में साइन ही कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो साइन का आई है वो साइन का आर, दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो वो एन के बराबर। याद रखना यहाँ पे जो आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मतलब वो एक तरीके से नॉर्मल से कितना एंगल बदला है उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, और ये नॉर्मल से कितना एंगल है उसे एंगल आई कहते हैं। क्लियर है सबको? ये दोनों बातें समझ में आ गई। ये इसका वो आता है। नेक्स्ट आता है, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक जो आता है वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और याद आ रहा है इसकी डेफिनेशन में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दो माध्यम में प्रकाश की गति को अनुपात में रखोगे तो उससे क्या निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही स्लो हो जाती है। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है किसका होता है, वो होता है डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाई। वहीं स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? लो, मिनिमम होती है। अगर मैं इसी में को कहूं एक वैक्यूम पता है क्या होता है? जहां पे एयर भी नहीं होती, हवा भी नहीं होती। यहाँ पे तो हवा है, अगर हम स्पेस में रहेंगे तो वैक्यूम है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, वहीं उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? सबसे ज्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ के रखना। हो सकता है आपके पेपर में केस स्टडी में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन डाल दे। वहां पे 3 मीडियम दे दे, एक ए, एक बी और एक सी। तुम्हें दे दे एक 2.5, एक 1.5 और एक दे दे 1। डन? तो तुमसे पूछे कि बताओ स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में होगी? इसमें सी में, क्योंकि सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। दूसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किस में है? ए में। ठीक है, और अब हमसे क्वेश्चन ही पूछ रहे, स्पीड ऑफ लाइट निकाल के दिखाओ।
तो अगर स्पीड ऑफ लाइट निकालने के दिखाने को बोलेगा तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट n इक्वल्स टू c अपॉन में v। v वेलोसिटी जो हमें चाहिए, c की वैल्यू हमें पहले से पता है, जैसे पहले मैंने डाला 2.5, c की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कुछ लोग कहेंगे ये क्या है, c की लाइट की स्पीड हमें याद रखनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8। हो सकता है एमसीक्यू में यही पढ़ा हो क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ लाइट, नीचे 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कई बार इसे किलोमीटर में दे देता है जानबूझ के उल्लू बनाने के लिए, 10 की पावर 5 देके किलोमीटर लिख देता है, किलोमीटर पर सेकंड दे देता है। तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि 10 की पावर 5 तो हो ही नहीं सकता, और नीचे बाकी 3 ऑप्शन तो गलत ही होते हैं, तो उसे ऐसे कन्वर्जन में ले आता है। तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि 8 में से 3 जीरो हटाए और किलो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इनटू v। अब v को ऊपर लेके जाएंगे और 3 और 2.5 को डिवाइड करोगे इनटू 10 की पावर 8, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। पहला आंसर आएगा, दूसरे का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आंसर आएगा और तीसरे का आंसर आएगा, ठीक है। आप इसके ऑर्डर को भी अरेंज करने को आता है पेपर में, ऑर्डर, जैसे ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे ज्यादा सबसे कम किसका है, NC, फिर है NB और फिर है NA। मगर स्पीड ऑफ लाइट का आएगा, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी NA में, फिर उससे ज्यादा होगी NB में, फिर उससे होगी NC में। समझ में आया? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये भी याद रखना है। कौन सा वाला ऑर्डर है, इंक्रीजिंग। हो सकता है पेपर में इंक्रीजिंग की जगह क्या पूछेगा, डिक्रीजिंग। तो तुम सबको पता है साइन पलट जाएंगे, साइन पलट जाएंगे, लेटर्स ये एक यहाँ पे आ जाएगा, बी बीच में रहेगा और सी पीछे आ जाएगा और मुंह इधर इधर इधर, ये वाला एरो हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए पॉज करना। जो पढ़ेंगे वो है लेंस और मिरर। तो पहले मैं मिरर के लिखवाऊंगा और फिर मैं लेंस के लिखवाऊंगा। आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, देखते हैं आप लोगों को समझ में आती है नहीं आती। ट्रिक ये है कि आपको ना दोनों एक साथ फॉर्मूले लिखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये नहीं दिख रहा, ऊपर वाला नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा अच्छे से, थोड़ा सा पीछे कर ले, ट्राइपॉड के पीछे निकाल अपने पास, ठीक है। अब मैं जो ट्रिक सिखाऊंगा उस ट्रिक का लॉजिक समझ रहा। पहले तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हर बार जब भी आप मिरर फॉर्मूला यूज करते हो तो लिखो कि मिरर फॉर्मूला। इसके लिखते ही एक नोटेशन आती है, यानी कि एक एक्सप्रेशन आता है कि हम कोई बड़ी चीज यूज कर रहे हैं, ताकि उसको भी एक्नॉलेज हो जाए कि हम लोग यूज करने वाले हैं। 1/u प्लस 1/v। आपको UVF का लॉजिक है, पता ही होगा कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इस सीधी लाइन की जगह एक मिरर ड्रॉ कर दे, तो इस मिरर से जो ऑब्जेक्ट जितनी दूर खड़ा होता है उसको U कहते हैं। उसकी जो इमेज जितनी दूर बनती है उसको हम लोग V कहते हैं। इमेज को A डैश B डैश से कहते हैं और ऑब्जेक्ट को A और B से कहते हैं। उसकी जो हाइट होती है उसे H कहते हैं और इमेज की जो हाइट होती है उसे H डैश कहते हैं। इमेज की जो डिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक फोकस भी होता है, जो फोकस होता है उसे F कहते हैं। फोकस के भी दो केस है, अभी पूरा क्लियर करूंगा तुम्हें। तो ये है मिरर फॉर्मूला, और इसके बाद आता है इसी के अंदर इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का m का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u h डैश अपॉन में h। अब मैं आपको ट्रिक क्या सिखाने वाला हूँ। आपको अगर ये लिखना आ गया तो ये वाला बहुत क्लियर है कि आप लेंस फॉर्मूला लिखोगे, और लेंस फॉर्मूला बहुत इजीली 1/f, बस u के आगे जो पॉजिटिव था वो कैसा लगा दोगे, नेगेटिव, बाकी का सेम। याद हो गया? ये प्लस का था, वहां क्या लगा दिया, माइनस का। यहाँ पे ये भाई साहब माइनस के थे, तो ये भाई साहब कैसे हो जाएंगे, प्लस का v/u h डैश अपॉन में h। याद में h डैश अपॉन h पहले भी प्लस का था, बाद में भी प्लस का। सिर्फ ये वाले साइन में गड़बड़ होगी, जहाँ u होता है ना वो अपना साइन पलटता है, बस, बाकी और कुछ नहीं। अब इसके बाद एक फैक्ट वाली बात जो मैं इस लाइन के बीचों बीच लिखूंगा। जब भी मैं कोई लाइन के बीचों बीच चीज लिखूं तो समझ जाओ वो दोनों की है, वो किसी में अंतर नहीं है, इसमें अलग उसमें अलग नहीं है, वो सेम है। तो वो है सबसे पहले u ऑलवेज कैसा होगा, तो ऑलवेज, हमेशा। u है ऑब्जेक्ट, याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। वहीं पे आता है f के दो केस हैं। अगर क्वेश्चन में कॉनकेव लिखा है, चाहे मिरर में लिखा हो चाहे
लेंस में लिखा हो कॉनकेव, तो आप उसे लोगे कैसा, नेगेटिव। और अगर आपके क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लिखा है तो आप कैसा लोगे बच्चों, पॉजिटिव। समझ में आया? ये वो बात है जो दोनों में याद रखनी है, ये नहीं कि इसमें अलग है और उसमें अलग है, सेम बात है। नेक्स्ट आती है तीसरी, फोकल लेंथ को कई बार फोकल लेंथ में नहीं दिया जाता, जानबूझ के बोलते हैं रेडियस ऑफ, वेरी गुड बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर में दिया जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ। ये भी आपको समझ में आया, ये भी बात इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। नेक्स्ट आता है थर्ड बात, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। h हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे? अब आते हैं v। v के दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लाइन खींची क्योंकि यहाँ से v का कुछ पलटेगा। v का दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मिरर में सेम साइड बनना नॉर्मल है, मिरर में सेम साइड सारी इमेज बनना नॉर्मल है। आप जितने भी डायग्राम्स बनाए थे आपने सब बार हर टाइम देखा था कि जब भी ऑब्जेक्ट आ रहा है इमेज नीचे नीचे चल रही है, ठीक है, मगर है सेम साइड ही। तो यानी कि यहाँ पे अगर v नेगेटिव आ जाए, v कैसा आ जाए, तो वो होगी रियल, और कैसी होगी, इनवर्टेड। समझ पा रहे? वहीं यहाँ पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही लेंस में आप अगर नोटिस करोगे तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो इमेज को यहाँ खड़ा होना ही पड़ेगा। वो अगर सेम साइड बन जाएगी, क्योंकि लेंस की नेचर है आर पार जाना, इसकी नेचर आर पार जाना है, तो आर पार जाएगी तो इसके लिए नॉर्मल है। अगर इस साइड को हम नेगेटिव बोलते हैं तो वो साइड कैसी होती है, पॉजिटिव। आप सबको पता है ना, कार्टेशियन प्लेन की तरह ही है, जो उस साइड को पॉजिटिव, तो यानी कि आपका v इधर अलग होगा। अगर इधर v पॉजिटिव है तो वो होगा रियल एंड इनवर्टेड, वेरी गुड। और इसका नेगेटिव होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही एक चीज दोबारा एक कॉमन आ गई, दोबारा कॉमन क्या, एच डैश। एच डैश के भी दो केस है, प्लस का और माइनस का। प्लस का मतलब आप लोगों को पता है हाइट सीधी खड़ी हुई होती है, तो अगर वो ऐसे खड़ा हुआ है तो वो ऊपर की साइड बन रहा है, तो जिसकी वजह से वो पॉजिटिव होगा और सीधा माना जाएगा। सीधे को हम लोग पॉजिटिव को बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इरेक्ट, सीधा। और वही नेगेटिव को बोलते हैं इनवर्टेड, इनवर्टेड को बोलते हैं उल्टा। समझ में आया? ये दोनों ही केस में कॉमन है। आपको आई थिंक मेरी लाइन खींचने का मतलब समझ में आएगा, लाइन मिटाने का मतलब समझ में आएगा कि मैंने लाइन मिटाया मतलब कॉमन बात बताइए। फिर लाइन खींचने का मतलब समझ में आएगा कि मैंने इन दोनों को अलग अलग करा है, और फिर लाइन हटाने का मतलब समझ में आएगा। आई होप कि आपको मेरी ट्रिक समझ में आई होगी, क्योंकि एक तीर से दो बड़े बड़े निशाने हैं। ये पूरा होते ही मोस्ट ऑफ चैप्टर खत्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ चैप्टर फिर एक ही चीज पे फोकस करता है, वो क्या चीज है, पावर। और पावर का फॉर्मूला सिंपल होता है 1 में f, मगर f क्या किस में होना चाहिए, मैंने बहुत छोटा सा m बनाया है जो कभी लिखा हुआ नहीं मिलता, हमें एनसीईआरटी मिलती। कमी है, कुछ चीजें हैं जो हमें स्टैंडर्ड समझनी पड़ेगी कि फोकल लेंथ मीटर होनी चाहिए, मगर इन सारे क्वेश्चनों में ज्यादा सेंटीमीटर में बातें मिलेगी। तो और अगर सेंटीमीटर में मिलेगी तो हम लोग p लेंगे और 100 में f, अगर वो किस में होगी, सेंटीमीटर में। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी पावर डिपेंड करती है फोकस पे। पावर भी दो केस हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है और माइनस की। माना आपको 1.5 प्लस का 1.5 डायोप्टर दे दिया, तो आप पहचानोगे पहले इसने कौन सा लेंस पेन रखा है। मैंने आपको पावर किस पे डिपेंड करते हुए बोला, फोकस पे। जरा फोकस पे चले जाओ। फोकस अगर प्लस का है तो कैसा है, और अगर वो नेगेटिव आंसर है तो यही बात को सेम का सेम कर दो। प्लस का मतलब प्लस, प्लस का है तो कॉन्वेक्स लेंस है, और नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है। आई होप कि आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। इसका एक केस स्टडी बना था एक बार एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम्स में केस स्टडी आया था। वहां 3 पावर दे रखी थी अलग अलग, कहा 3 लेंस को लगाया गया है एक के बाद एक के बाद एक, और बताओ इसकी टोटल पावर क्या होगी। एक पावर को 1.5 दे दिया प्लस का, एक पावर को दे दिया माइनस का 2.5, और एक पावर को दे दिया 1। ठीक है। सबके डायप्टर लिखे हुए थे पीछे, डायप्टर डायप्टर डायप्टर। तो बताओ टोटल पावर, तो टोटल पावर वही होती है P1 प्लस P2 प्लस P3। आपको याद रखना है कि प्लस वालों को नॉर्मल ही लिखना, माइनस वालों को माइनस, जोड़ के हिसाब किताब लगा के आंसर टोटल पावर कितनी बन जाएगी इस टाइम, 0। वैसे भी 0 बन गया, मैं 0 की जगह जानबूझ के कुछ बड़ा नंबर कर देता हूं,
1.5 माइनस का 2.5 प्लस का 2 और 1.5 हो गया 3.5, 3.5 में से 2.5 दिया तो कितना बचा 1 डायरेक्टर, वो भी कैसा आंसर है प्लस का मतलब क्या है ये कैसा होगा कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स का नेचर क्या होता है इकट्ठा करना कन्वर्जिंग, तो यानी कि पावर जो होगी वो कैसी होगी कन्वर्जिंग पावर होगी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारे टॉपिक्स को मिला के जो क्वेश्चन बनाता है ना वो मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, है पूरा वही कॉन्सेप्ट डन, क्योंकि हमें